तो दोस्तों आज अपने लोग वेक्टर के लेक्चर नंबर 3 के साथ मिल रहे हैं और इसमें अपने लोग बात करेंगे वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में अपने लोग वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में बात कर रखे हैं। तो आज अपने लोग वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने लोग पहला जो पॉइंट है वो डायरेक्शन को लेकर के, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं डायरेक्शन बताऊंगा जो मतलब आगे चल करके काफी आपको हेल्प करेगा। और ऐसा ही ढेर सारा डायरेक्शन होता है, तो अपने लोग आगे भी कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले अपने लोग यहाँ पे लिखा है टूवर्ड्स यानी कीवर्ड। टूवर्ड्स मतलब होता है कीवर्ड, और टूवर्ड्स साउथ यानी कि साउथ की ओर। जैसे देखो, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो देखो टूवर्ड्स साउथ यानी कि साउथ की तरफ। तो कोई अगर वेक्टर होगा, जैसे वेलोसिटी है, जैसे लिखा हुआ है एक गाड़ी है जो मतलब साउथ की तरफ, मतलब टूवर्ड साउथ, उसका डायरेक्शन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि साउथ की तरफ जा रहा होगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड से। या फिर लिखा है फ्रॉम साउथ यानी कि साउथ से। अब देखो फ्रॉम साउथ यानी कि साउथ से, जैसे लिखा हुआ है एक गाड़ी है जो मतलब साउथ से 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, तो क्या होगा, साउथ से आ रहा होगा 5 मीटर पर सेकेंड से। तो सोचो अगर साउथ से आ रहा है तो किधर जा रहा होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, यही ना होगा, साउथ से नॉर्थ। तो उसको ये भी लिख सकते हैं टूवर्ड्स नॉर्थ। फिर अपना अगला अपवर्ड यानी कि ऊपर, जो जानते हैं डाउनवर्ड नीचे, और एक होता है अपवर्ड। आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। अब देखो बाहर की ओर जो जो होता है उसको अपने लोग डॉट से भी डिनोट करते हैं। कैसे, तो देखो कोई वेक्टर है और वेक्टर को अपने लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, तो एरो से, जो अपने लोग कल देखे थे। अब सोचो एरो तुम्हारे तरफ है यानी कि तुम्हारे तरफ है बाहर की ओर, तो एरो का क्या दिखने वाला है, जैसे देखो ये एरो है आपके तरफ, तो ये एरो का यही दिखेगा ना, ये दिखेगा सामने से, तो आपको एक डॉट नजर आएगा। इसीलिए बाहर के, जैसे आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर, तो इसको अपने लोग डॉट से भी दिखलाएंगे, इसका भी यूज होता है। अब देखो अगला है अपना इनवर्ड, और इनवर्ड को क्रॉस से भी दिखलाते हैं। जैसे क्रॉस से क्यों दिखलाते हैं, तो जैसे देखो कोई वेक्टर आपसे दूर जा रहा है, मतलब कोई एरो है जो आपसे दूर जा रहा है, और वेक्टर को एरो से ही दिखलाते हैं। तो आपसे दूर जा रहा है तो उसका ये पीछे वाला पोर्शन दिखेगा, और पीछे वाला पोर्शन जो होता है क्रॉस टाइप का होता है, इसीलिए उसको क्रॉस क्रॉस से भी दिखलाते हैं। तो ये अपना कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन था। अब देखो सच्चाई में क्या है कि हमेशा गाड़ी साउथ की तरफ जाता है, या फिर हमेशा ईस्ट की तरफ जाता है, या फिर हमेशा नॉर्थ की तरफ जाता है, तो जवाब है नहीं। कभी गाड़ी हो सकता है ईस्ट नॉर्थ के भी बीच में जा सकता है, साउथ ईस्ट के भी बीच में जा सकता है। तो उस डायरेक्शन को कैसे दिखलाएंगे, ये तो सिंपल है कि नहीं, अगर साउथ की तरफ जा रहा है कोई गाड़ी तो लिख देंगे टूवर्ड्स साउथ, टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर बीच में जा रहा होगा तो उसको कैसे दिखलाएंगे, उस डायरेक्शन को कैसे दिखलाएंगे। तो उसके लिए अब अपने लोग आगे देखते हैं कि उसको कैसे दिखलाएंगे। जैसे देखो, जैसे अगला देखो, कोई मतलब गाड़ी है, नहीं ईस्ट की तरफ जा रहा है नहीं नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अगर ईस्ट की तरफ जाता है तो लिख देते टूवर्ड्स ईस्ट या फिर टूवर्ड्स नॉर्थ। अगर वो नहीं ईस्ट की तरफ जा रहा है नहीं नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो बीचों बीच में जा रहा है, जैसे कोई गाड़ी है ऐसे जा रहा है, बीचों बीच में जा रहा है, मान लो V1 से बीचों बीच में जा रहा है, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, इसको अपने लोग कैसे लिख करके बताएंगे कि किस डायरेक्शन में निकल जा रहा है। तो इसका लिखने का दो तरीका है। अब देखो ये बीचों बीच में होगा तो ये इधर से भी 45 होगा और इधर से भी 45 होगा, 45 डिग्री होगा। तो इसका दो तरीका है लिखने का। जैसे पहला देखो, जैसे V1 है, तो V1 मूव्स मूव्स along नॉर्थ ईस्ट। अगर ऐसे कहीं आपको लिखा दिख जाए, जैसे कोई वेक्टर है, जैसे अगर यहीं पे रहता V1 के बदला ए वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग नॉर्थ ईस्ट, तो आप समझ जाएंगे कि वो ए वेक्टर है जो कहाँ होगा, वो ठीक और ठीक नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा। और इसका दूसरा तरीका है लिखने का, ऐसे भी लिख सकते हैं V1 डायरेक्टेड अलोंग 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये इस डायरेक्शन को लिखने का दो तरीका है। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ लिखा ऐसे मिल जाए कि जैसे कोई वेक्टर है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में तो आप समझ जाना कि क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच में होगा।
अगर ऐसे भी, अगर उसी डायरेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 डायरेक्टेड अलोंग 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री पे है, जैसे ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री पे है। जैसे एक और एग्जांपल करके देखते हैं, हाँ लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो अपने लोग भी डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे तो उसका मतलब होगा कि ठीक ठीक बीच में होगा। जैसे हो गया कोई वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है, ये है अपना नॉर्थ वेस्ट में होगा, तो ये वेक्टर कहाँ होगा, ये वेक्टर कहाँ होगा, नॉर्थ वेस्ट में, तो ये वेक्टर यहाँ पे होगा, ये जो वेक्टर है यहाँ पे होगा, यहाँ से भी 45 डिग्री पे और यहाँ से भी 45 डिग्री पे, तो ये तो बीचों बीच वाला है, तो उसको नॉर्थ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट करके अपने लोग दिखला देंगे। अगर वो 45 पे ना हो करके 30 पे हो, 60 पे हो, 47 पे हो, तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो तो उसको एंगल जो अभी लिख करके देखे वैसे लिखेंगे। जैसे देखो V वेक्टर डायरेक्टेड along 70 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो अब देखो ये वेक्टर कहाँ पे होगा, इसका डायग्राम हमें आप बना करके दिखलाओ कि ये वेक्टर कहाँ पे होगा। तो देखो, तो अभी हमने एक देखा था 45 डिग्री वाला, तो ठीक उसी तरह से दिखलाना है, बस एंगल क्या है यहाँ पे चेंज है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब V वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग 70 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से तो वेस्ट ये है, वेस्ट से साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ कितना डिग्री पे, 70 डिग्री पे, तो वेस्ट से साउथ की तरफ ये B वेक्टर है और ये यहाँ पे हो गया 70 डिग्री। तो इस तरह से अपने लोग कुछ डायरेक्शन को देखेंगे जो आगे अपने लोग को काफी यूज आने वाला है। तो अब अपने लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो आपको वेक्टर का एंगल निकालने में बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो दोस्तों अपने लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा और आपको आगे ये वेक्टर के एंगल निकालने में काफी सपोर्ट करने वाला है, तो इसलिए आप इसे लाइटली नहीं लीजिएगा। तो अपने लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट अपना है क्या। तो देखो क्या कहता है ये नेक्स्ट पॉइंट, इफ वेक्टर इज पैरेलल shifted to itself, then the vector remains same as previous vector। यानी कि देखो कोई वेक्टर है, पैरेलल शिफ्टिंग में अपने लोग क्या करेंगे, कोई वेक्टर है उसको पैरेलल शिफ्ट करवाएंगे और पैरेलल शिफ्ट करवाने के बाद देखना जो अपना वेक्टर है उस पे नहीं मैग्नीट्यूड का असर पड़ेगा नहीं डायरेक्शन का। जैसे देखो ये क्या है, एक लाइन है, अब इस लाइन को ए बोल दो, यहाँ पे ए है, अगर इसी लाइन को पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब क्या होता है, शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह रखना और पैरेलल मतलब समानांतर। तो इसी लाइन को अगर हम यहाँ से उठा करके यहाँ रख दे, यहाँ से उठा करके यहाँ रख दे और ए को बी बोल दे, अब इसी लाइन को यहाँ पे था तो ए बोले और यहाँ पे बोल दिए बी, तो अब देखो क्या इस दोनों लाइन में कोई भी चीज का चेंजिंग आया है, दोनों का अगर लेंथ सेम रखे तो दोनों का लेंथ क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पे लाइन के बदला क्या होगा, वेक्टर होगा। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर को अपने लोग पैरेलल शिफ्ट करवाएंगे। तो देखो क्या होगा वहां पे, जैसे देखो अब ये ए वेक्टर है, क्या है, ए एक वेक्टर है, अब इसका पैरेलल शिफ्टिंग करवाना है। तो पैरेलल शिफ्टिंग करवाना है तो पैरेलल शिफ्ट मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब समानांतर और शिफ्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह रखना। तो इसको हम अगर पैरेलल शिफ्ट करवा दिए, यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिए, अब यहाँ से उठा करके रखे यहाँ पे, तो इसका नाम बोल दो, यहाँ पर बी बोल दो, क्या बोल दो, बी बोल दो। तो अब देखो क्या ए और बी में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग दिख रहा है,
हाँ, एक चीज याद रखना पैरेलल शिफ्टिंग करवाते समय कि वेक्टर का जो एरो है उसका लेंथ क्या होना चाहिए, बढ़ना या घटना नहीं चाहिए। अगर ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का लेंथ है तो यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर का रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन अपने लोग को हाथ से हो ही जाता है, लेकिन कोशिश करना दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब देखो ए, जब ये वेक्टर यहाँ पे था ए और उसी को यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करवाया तो बी बोल दिया। अब देखो अगर इधर ईस्ट होता, इधर ईस्ट होता, वेस्ट होता, नॉर्थ होता, साउथ होता, तो देखो ए जो वेक्टर है किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। और मैग्नीट्यूड अगर मान लो यहाँ पे 10 है, 10 है, तो उसी को हम यहाँ पे शिफ्ट करवाए, कहाँ पे, यहाँ से यहाँ लाए, तो उसको बी बोले। तो लेंथ दोनों का सेम है तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, 10 ही रहेगा। और डायरेक्शन देखो जिधर ए है उधर ही तो बी है अभी, तो देखो दोनों का डायरेक्शन किधर हुआ, ईस्ट की तरफ ही हुआ। तो इसका मतलब पैरेलल शिफ्ट करवाते हैं तो क्या वेक्टर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग दिखने को मिलता है, तो जवाब है नहीं। तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल शिफ्टेड इटसेल्फ, यानी कि खुद के मतलब रिस्पेक्ट में अगर हम उसी को पैरेलल शिफ्ट करवाते हैं तो देखो, तो जो प्रीवियस वेक्टर देन द वेक्टर रिमेन्स सेम एज प्रीवियस वेक्टर, तब देखो जो दूसरा वेक्टर हम उसको मान लेते हैं तो दूसरा वेक्टर जो होगा वो प्रीवियस वेक्टर के बराबर ही होगा। तो यही तो यहाँ पे लिखा है। अब ए को यहाँ पे तुम उठा करके नहीं रखो, तुम्हारा मन है तो यहाँ पे उठा करके रख दो। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना पैरेलल शिफ्टिंग करवाते समय उसका लेंथ, एरो का लेंथ प्लस जो शिफ्ट करवाए वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। तो वेक्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे इसका नाम रख दो सी, तो लेंथ तो दोनों तीनों का क्या है, सेम है, तो 10 ही होगा। मान लो मीटर, विदाउट यूनिट सही नहीं लग रहा है, मीटर लगा दो, तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। और तीनों का डायरेक्शन देखो ईस्ट ईस्ट ईस्ट, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर होगा बी के, बी बराबर होगा सी के, यानी कि तीनों क्या है, एक जैसा ही है। तो यही यहाँ पे बताना था कि पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर में किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलता है। जैसे इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे देखो ये ब्लॉक है और ब्लॉक पे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स, मान लो इधर x है और इधर y है, इधर नेगेटिव x है। तो देखो x के तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर उसी फोर्स का तुम्हारा मन किया कि नहीं इसको हम पैरेलल शिफ्ट करवाएंगे, तो करवाओ पैरेलल शिफ्ट। देखो पैरेलल शिफ्ट करवाया और इसी फोर्स को उठा करके ऐसे लगा दिया, तो देखो ये क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग तो है ही। देखो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है ना, बस यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया है, तो अभी भी इस फोर्स का तो मैग्नीट्यूड वही होगा, 10 न्यूटन ही। अब देखो, अब पहले हम खींच रहे थे ब्लॉक को, इधर से पुल कर रहे थे, तो भी ब्लॉक इधर आगे ही मूव करेगा। अब देखो उसी फोर्स को पैरेलल शिफ्ट करवाए और पीछे से पुश करवा रहा है, तो भी तो ये ब्लॉक आगे ही जाएगा। तो यानी कि पैरेलल शिफ्टिंग में यही अपने को देखने को मिलता है कि वेक्टर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आता। तो आप इसे आप राइट डाउन करें, फिर अपने लोग आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्त अब अपने लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इफ वेक्टर इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन, अगर किसी वेक्टर को अपने लोग 360 डिग्री से रोटेट करते हैं, देन द वेक्टर विल नॉट शो एनी चेंज, तब वो वेक्टर क्या करेगा, किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं शो करेगा। कैसे, तो देखो जैसे एग्जांपल देखो, ये पैरेलल शिफ्टिंग के जैसा है। जैसे ए कोई ये वेक्टर है, ए वेक्टर है, अगर इसी को 360 डिग्री से रोटेट करवा दे, यानी कि देखो ये एक वेक्टर है, अब इसी को अपने लोग 360 से रोटेट करवा दे, यानी कि 360 से देखो 0 0 0 से बढ़ते गया, फिर 45 45 90 90 के बाद 180 180 से 270 270 से फिर बढ़ते गया, और यहाँ पे हो गया ये 360। तो यानी कि देखो 0 से रोटेट करवाते हुए 360 तक लाए, 360 तक लाए। तो देखो ये अपना वेक्टर था, इसको रोटेट करवाए तो 0 से 360, तो फिर ये वेक्टर क्या हो रहा है, उसी को ओवरलैप कर दे रहा है, यानी कि जो पहले ए जहां पे था वहीं पे ये फिर से पहुंच रहा है। यानी कि देखो ये वेक्टर है अपना ए, और इसी को रोटेट करवाए कितना, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो ये फिर जो अपना रोटेट होकर के वेक्टर इसी लाइन पे आ जाएगा, इसी पे आ जाएगा ना, यानी कि उसी जगह को ये क्या कर देगा, ओवरलैप कर देगा। तो देखो 360 रोटेट करने के बाद क्या किसी प्रकार का चेंजिंग देखने को मिल रहा है,
तो जवाब है नहीं, यानी कि 360 में भी किसी भी प्रकार का चेंजिंग अपने को नहीं दिखता है। यानी कि अगर इधर साउथ हुआ तो देखो ए अभी भी साउथ उधर ही है, ए वेक्टर साउथ की तरफ ही है। अगर 360 से रोटेट किए फिर भी वो किधर है, साउथ की तरफ ही है। यानी कि 360 से भी रोटेट करते हैं तो वेक्टर में किसी भी प्रकार का चेंजिंग अपने लोग को देखने को नहीं मिलता है। अगर इसी वेक्टर को 360 के अलावा किसी और एंगल से रोटेट करेंगे तब क्या होगा, तो देखो जैसे ए है और एफ मानो फोर्स है और इसका 10 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, 360 से रोटेट करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो अब अपने लोग 30 से कर दिए। जैसे ये वेक्टर था, वेक्टर को क्या किया, 30 डिग्री से रोटेट करवाया। कितना से, 30 डिग्री से रोटेट करवाया, 30 डिग्री से। तो अब देखो यहाँ पे इसका नाम रखो F1 और रोटेट करवाने के बाद इसका नाम रख दो F2। तो अब देखो उसी वेक्टर को ना रोटेट करवाया, F1 को ही रोटेट करवाया, तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, 10 न्यूटन ही रहेगा। लेकिन अब देखो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है। पहले एक इधर जा रहा था, जैसे देखो अगर इधर ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो देखो पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन 30 से हमने रोटेट करवाया तो अब ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जा रहा है, तो यानी कि उसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं F1 इक्वल्स टू F2। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या सेम है, F1 नॉट इक्वल टू F2 डायरेक्शन वाइज, डायरेक्शन वाइज तो सेम नहीं है, लेकिन अगर बात करें मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है। तो अगर हम 360 के अलावा किसी भी एंगल पे रोटेट करवाएंगे वेक्टर को तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज कर जाएगा, और मैग्नीट्यूड तो वही सेम रहेगा। जैसे 30 के अलावा तुम 90 कर दो तो भी उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, 90 180 करो, 270 करो तो भी उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे इसे लिखो, इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अब वही वेक्टर है ए, चाहे F1 ही रखो, F1 और 20 न्यूटन। अब देखो इसको हमने क्या किया, तो 180 से रोटेट करवा दिया। कितना से, अब 180 से रोटेट करवाते हैं, तो 180 ये कुछ होगा और यहाँ पे रख दो इसका F2, तो यही होगा 180 डिग्री। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर क्या फर्क पड़ा, देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का अभी भी सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज तो अभी भी सेम लिख सकते हैं, F1 इक्वल टू F2 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन वाइज दोनों सेम है तो जवाब है नहीं, यानी कि डायरेक्शन वाइज लिखेंगे F1 नॉट इक्वल टू F2। देखो अगर ऐसे है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों लिखा हुआ है, तो ये वेक्टर तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अगर मॉड में डाला है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अगर ऐसे लिखा है F1 है, डायरेक्ट सिर्फ एरो लगा हुआ है, तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों होगा। तो जब दोनों को कंपैरिजन करेगा तो दोनों सेम है, तो जवाब है नहीं, क्या कि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। अगर इसको बराबर लिखना ही होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, F1 निगेटिव ऑफ F2। अब देखो निगेटिव तो अपने लोग को पता है कि वेक्टर के आगे जो साइन होता है वो क्या बताता है, तो डायरेक्शन बताता है। तो देखो ये डायरेक्शन बताता है, तो देखो F1 इक्वल टू F2 तो है, मैग्नीट्यूड वाइज तो है, और डायरेक्शन ये बता रहा है क्या, माइनस ये बता रहा है कि F1 और F2 दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है। या अगर F1 साउथ की तरफ है तो F2 नॉर्थ की तरफ होगा। तो यही इसको ऐसे अपने लोग लिख सकते हैं, F1 निगेटिव ऑफ F2। अब अपने लोग फिर से नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो इसे आप राइट डाउन करो। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर का अपने लोग एंगल कैसे निकालेंगे, यानी कि एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। और देखना इसका काफी आगे यूज होने वाला है। और एंगल फाइंड आउट करते समय जो अभी अपने लोग देखे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, उसका यहाँ पे यूज होने वाला है। तो सवाल है किसी भी वेक्टर का अपने लोग एंगल कैसे निकालेंगे। तो देखो जैसे ये एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक वेक्टर हो गया और ये एक वी वेक्टर हो गया। अब कोई बोल दे हमें कि एंगल निकालना है ए और बी का, मतलब कोई बोल दे फाइंड द एंगल
बी बाई डब्ल्यू लिखूं तो समझ जाना कि बिटवीन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, इस दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो कोण बना ही नहीं है, जबकि एंगल निकालने के लिए तो कोण चाहिए। जैसे अगर ये कोण बना होता तो बता देते कि नहीं 30 डिग्री है या फिर 40 डिग्री है, जो होता बता देते, लेकिन यहाँ पे तो कोण बना ही नहीं है, तो कैसे एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे अपना सबसे पहला स्टेप जो होगा कि दो वेक्टर का कोण बनाना। क्या बनाना, कोण बनाना। तो कैसे कोण बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग अपना काफी यूज होने वाला है। जैसे पैरेलल शिफ्टिंग में अभी अपने लोग देखे हैं, क्या देखे दोस्तों, कि अगर हम किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करवाते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो वेक्टर एज इट इज रहता है। तो इस वेक्टर को अगर हम पैरेलल शिफ्ट करवा दे, यहाँ से ए से बी के पास ला दे, तो देखो अगर इसको हम पैरेलल शिफ्ट करवाते हैं तो जैसे ये वेक्टर यहाँ पे आएगा तो देखो एक कोण बन रहा है, कोण बन गया। और जैसे ही कोण बना तो अपने लोग एंगल निकाल लेंगे। अब तुम कहोगे कि ए को ही लाना होगा हमेशा, तो नहीं, अब बी को भी भेज सकते हो। जैसे देखो बी को उठा करके यहाँ पे लाओ तो भी एंगल बन गया, एंगल बन गया तो कोण तो निकाल ही लेंगे और आंसर दोनों का सेम रहेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हारा मन क्या है कि नहीं हम थोड़ा इसको पैरेलल शिफ्ट करवाते हैं, थोड़ा इसको पैरेलल शिफ्ट करवाते हैं। जैसे इसको पैरेलल शिफ्ट करवा करके यहाँ लाए ए को, और बी को पैरेलल शिफ्ट करवा करके यहाँ लाए तो भी कर सकते हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ए को बी के पास ले जाओ, बी को ए के पास लाओ, या फिर थोड़ा ए को लाओ थोड़ा बी को लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे एंगल पे, यानी कि ये आपके पास फ्रीडम है। तो अब सवाल है कि अब कैसे मिलाएंगे, मिलाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो देखो आप वेक्टर को तो पैरेलल शिफ्ट करवा करके कोण बनाना, लेकिन कोण बनाते समय ये देखना कि टेल टू टेल मिले। क्या मिले, टेल टू टेल। और ये हेड होता है, ये तो पहले से जानते हैं, सर को हेड बोलते हैं, और जो पीछे का पोर्शन होता है उसको टेल बोलते हैं। तो एंगल बनाते समय ये आप याद रखना कि दोनों वेक्टर का एक दूसरे का क्या मिले, टेल मिले। तो देखो पैरेलल शिफ्ट करवाए, किसी को कहीं ले जा सकते हैं तो अभी बताए, तो पैरेलल शिफ्ट करवाए तो देखो ऐसे होगा, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो देखो यहाँ पे दोनों का क्या मिल रहा है, टेल मिल रहा है। अगर बी को भी यहाँ ले जाएंगे तो दोनों का टेल मिल रहा है। तो दोस्तों हमेशा आप क्या करना, एंगल मिलाते समय टेल टू टेल मिलाना। अगर टेल हेड मिला दिए या फिर हेड टेल मिला दिए तो अपना आंसर आ जाएगा गलत। जैसे ए को ऐसे पैरेलल शिफ्ट करवा दे, यानी कि एक का हेड दूसरे का टेल कर देंगे तो ये हो जाएगा गलत। तो अब सवाल है क्या सिर्फ टेल टू टेल मिला सकते हैं, हेड टू हेड नहीं मिला सकते? तो जवाब है वो भी कर सकते हैं, जो थोड़ा देर में देखेंगे। तो दोस्तों अपने लोग एंगल निकालने जा रहे हैं। अब एंगल निकालने के लिए वेक्टर को कैसे मिलाना है, कैसे नहीं मिलाना है, वो अभी अपने लोग बात किया है कि कैसे मिलाएंगे। अब एंगल निकालते कैसे वो बात करते हैं। तो देखो ये बी है और ये अपना ए हो गया, तो पैरेलल शिफ्ट ऐसे करवा सकते हैं। अब देखो जैसे ए बी को टेल टू टेल मिलाओगे वहां पे दो एंगल बनेगा, एक θ1 और एक ये θ2। तब सवाल है कि इसमें एंगल वेक्टर का कौन होगा, θ1 या फिर θ2। तो देखो जो स्मॉलर एंगल होता है वही एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ वेक्टर, एंगल ऑफ वेक्टर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे θ1। तो θ1 ही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ वेक्टर। अब अगला बात करते हैं कि जैसे आपके मन में डाउट होगा कि हमेशा टेल टू टेल ही मिलाएंगे, क्या हेड टू हेड नहीं मिला सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल मिला सकते हैं, लेकिन बस ये मत करना आप कि किसी का हेड किसी का टेल, यानी कि एक का हेड दूसरे का टेल या फिर दूसरे का हेड पहले का हेड, ऐसे मत मिलाना, यानी कि इस ऑर्डर में नहीं मिलाना। जैसे ए है, ये बी है, या फिर ये बी है और ये ए है, तो हेड टेल टेल हेड ये मत करना। हेड टू हेड टेल टू टेल कर सकते हैं, लेकिन टेल टू टेल करना थोड़ा इजी होता है, जैसे ट्रायंगल बनाने में थोड़ा इजी होता है। जैसे देखो टेल टू हेड भी कर सकते हैं, जैसे ये अपना बी है और ये अपना ए है, तो ये एंगल क्या हुआ, ये θ1 है। अब देखो इसी को पैरेलल शिफ्ट करवा दो, पीछे पैरेलल शिफ्ट करवाए है ना, पैरेलल शिफ्ट के बी, और ए को भी पैरेलल शिफ्ट करवा दो, पैरेलल शिफ्ट करवा दो, ए है। तो देखो और हम ये अपने लोग जानते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जो कट करता है कहीं भी, तो उसका जो आमने सामने का एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो सोचो
θ1 ये है तो ये भी क्या हो जाएगा θ1। तो देखो अब हेड टू हेड मिलाओ या फिर टेल टू टेल मिलाओ, आंसर पे कोई फर्क पड़ता है? तो जवाब है नहीं। हेड टू हेड मिलाओगे तो भी दो एंगल बनेगा, एक θ1 और एक θ2, तो आंसर कौन होगा? तो आंसर वही स्मॉलर एंगल जो होगा वही अपने वेक्टर का एंगल कहलाएगा। तो आप कैसे भी मिला सकते हो हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल, लेकिन बस एक चीज का आप याद रखना कि हेड टेल टेल हेड ऐसे मत मिलना चाहिए। तो इसे आप राइट डाउन करो, फिर इसको मैं लिख देता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी जो हमने अपने लोग डिस्कस किया है उसी पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया है कि एंगल को कैसे अपने लोग मेजर करते हैं दो वेक्टर का। तो देखो इफ यू ज्वाइन टू वेक्टर्स बाय यूजिंग देयर टेल टू टेल, क्या है टेल टू टेल जो अपने लोग बात किया, या फिर हेड टू हेड। हेड टू हेड टेल टू टेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टेल टू टेल अपने लोग ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि टेल टू टेल यूज करके एंगल बनाने में थोड़ा इजी होता है। तब वहाँ क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू एंगल्स, तब वहाँ दो एंगल्स बनता था, एक लार्जर एंगल और एक स्मॉलर एंगल। तो अपना स्मॉलर एंगल जो होगा, जो स्मॉलर एंगल होगा वही क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वही दो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। अब एक दो और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, ये है ए वेक्टर ये है और कोई बी वेक्टर ये है। अब इसके बीच का अपने लोग को कोई बोले एंगल निकालने के लिए, एक दूसरे के दोनों डायरेक्ट क्या है, अपोजिट है, यानी कि एक ईस्ट में है तो एक वेस्ट में बोल सकते हो। तो अब दोनों के बीच के बोले कोई एंगल निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? तो देखो पैरेलल शिफ्टिंग, फिर वही ए को जहां वहीं रहने दो और फिर बी को पैरेलल शिफ्ट करवाओ। तो बी को पैरेलल शिफ्ट करवाया हमने, तो देखो यहाँ पे ए और बी दोनों का टेल है, तो ये एंगल कितना का बन रहा है, दोनों अपोजिट है तो कितना का बन रहा है, 180 का। ये भी 180 का बन रहा है और ये भी 180 का बन रहा है। तब यहाँ पे आंसर कौन होगा? तो दोस्तों जब दोनों एंगल मिले, दो एंगल मिले और दोनों 180 का रहे, तो उस समय जो अपना आंसर होगा वो दोनों एंगल क्या होगा, दोनों अपना आंसर होगा। θ1 इक्वल टू 180 डिग्री ये भी आंसर होगा और θ2 इक्वल टू 180 डिग्री ये भी अपना आंसर होगा। तो अब एक चीज यहाँ पे एक पॉइंट और लिखते हैं, जिसे आप राइट डाउन करो। तो ये एंगल आप याद रखना, मतलब जब दोनों एंगल बराबर हो तो आप दोनों में से किसी को वेक्टर का एंगल मान करके चल सकते हो। तो इसे आप राइट डाउन करो, फिर एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेंज के बारे में। एंगल का रेंज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एंगल का जो रेंज होता है, दो वेक्टर का जो एंगल होता है उसका जो रेंज होता है 0 डिग्री से बड़ा और बराबर। जो थीटा होता है एंगल, जो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री के बड़ा या बराबर होता है, या फिर लेस देन 180 डिग्री, या फिर इक्वल टू। तो ये रेंज होता है एंगल का, दो वेक्टर जो होता है उसके बीच का एंगल का ये रेंज होता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो ए है और ये बी है, ये दो वेक्टर है। अब इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो एंगल दोनों जब लाइन पैरेलल है तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री है। अब देखो इसी को ए को एज इट इज रहने दो। अगर हम बी को रोटेट करवाते हैं, जैसे देखो तो बी को रोटेट करवाए 0 से हो गया 30, 45, 90, तो मान लो ये 90 है। बी को हमने 90 डिग्री से रोटेट करवाया तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री। तो अब जो वेक्टर के बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब इसको और रोटेट करवाते हैं। जैसे देखो ए को एज इट इज रहने दो और बी को कर दो, बी को इसको और बढ़ाओ। जैसे यहाँ पे 90 था, 90 से और बढ़ाओ वो 120 कर दो। तो हमने 120 कर दिया बी को रोटेट करवा करके। तब जो यहाँ पे 120 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पर जो वेक्टर का एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब बात करें आगे, तो देखो अब क्या करो, अब दोनों को ए तो ऐसे रहने दो और बी को और रोटेट करवाओ, और बी को रोटेट करवाते 180 कर दो। तो बी को आपने रोटेट करवाते 180 डिग्री से रोटेट करवा दिया, 180 से रोटेट करवाया। और ये अपना बी। तो इस हालात में आपको पता है कि इस हालात में भी दो एंगल बनेगा, हर एक सिचुएशन में दो एंगल बनेगा। लेकिन इस हालात में क्या होगा कि दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये भी 180 होगा, ये भी 180 होगा। तो इस हालात में दोनों एंगल क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे भी 180 डिग्री होगा और यहाँ पे तो 120 होगा। दोस्तों अब थोड़ा इस एंगल को और बढ़ाते हैं। जैसे देखो यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते हमने 180 किया था, अब थोड़ा और बढ़ा करके कर देते हैं 180 से। अब इसको थोड़ा बढ़ा करके 270 कर देते हैं।
तो जैसे देखो ये तो ए को तो एज इट इज रहने दो, और बी को बढ़ा करके आपने 180 से 270 कर दो, और जैसे आपने बढ़ा करके 270 किया तो यहाँ पे देखो दो एंगल बन रहा है, एक 90 और एक 270। और आपको पता है कि वेक्टर का बीच का जो स्मॉलर एंगल होता है वही क्या कहलाता है, वेक्टर का एंगल कहलाता है। तो फिर यहाँ पे कौन सा एंगल अपना आंसर होगा, तो आंसर होगा 90 डिग्री। तो इसीलिए बोलते हैं जो वेक्टर का जो एंगल होता है, जो वेक्टर का एंगल होता है उसका रेंज क्या होता है, 0 से 180। तो देखो 0 हुआ, फिर 180 हुआ, और जैसे ही 180 से बढ़ाओगे तो एक तो 80 से बढ़ेगा, लेकिन एक तो 180 से जैसे घटेगा, जैसे एक तो 180 से बढ़ेगा और दूसरा क्या होगा 180 से घटेगा, और 180 से घटेगा तो जो स्मॉलर एंगल होता है वही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ वेक्टर। तो ठीक है, इसे आप राइट डाउन करो, फिर अपने लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।